तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम लोग जब इतिहास को पढ़ते हैं तो 3 भागों में बाँट के पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। अगर हम सभी को मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जाननी हो, तो उस समय की घटनाओं को, उस वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की शासन व्यवस्था थी कैसे थी, वहाँ के लोग कैसे जीवन यापन किया करते थे। तो अगर इन चीज़ों के बारे में अगर जानकारियाँ प्राप्त करनी हो दोस्तों, तो लोग कहाँ-कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, तो भाई मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, स्पेशली साहित्य में जो लिखा हुआ प्रमाण है, उसको आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं क्या है दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। तो दोस्तों तुर्क अफ़गान शासक मूलतः सैनिक थे और स्वयं शिक्षित नहीं थे, है ना? हालाँकि उन्होंने इस्लामी विधाओं और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। भले तुर्की और अफ़गानी ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते थे, ठीक है? वो लोग ज़्यादातर मार-काट में और सैनिक में ही ज़्यादा लगे रहते थे। लेकिन भई इस्लामी जो विधा और कला है, उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और प्रोत्साहन किया करते थे, ठीक है? प्रत्येक सुल्तान के दरबार में फ़ारसी लेखकों, विद्वानों तथा कवियों का जमावड़ा लगा रहता था, ठीक है? अच्छे-अच्छे लेखक, कवि और बहुत विद्वान वहाँ पे रहते थे दोस्तों, ठीक है? और उसी में से जो विद्वान, जो लेखक, जो कवि हैं, जिन्होंने कुछ लिखा है और उन्हीं लेख के माध्यम से हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है? इसकी रचनाओं से हमें उस काल के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, जो कि ठीक है, इसका निम्नलिखित विवरण है। तो बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम सभी को मध्यकालीन भारत के इतिहास में जानकारियाँ मिलती है दोस्तों, ठीक है? तो साहित्यिक आपको स्रोत बोला जाए तो आप लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे कि बाबरनामा, अकबरनामा, तारिक उल हिंद बोल सकते हैं दोस्तों, ताजुल मासिर बोल सकते हैं, किताब उल हिंद बोल सकते हैं, ठीक है? किताब उल यामनी, बहुत से ऐसे पुस्तकें हैं जिसके माध्यम से आप सभी को दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारियाँ मिलती है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या है स्रोत दोस्तों। तो पहला आप बोल सकते हैं साहित्यिक स्रोत बोला गया है, तो आप पहला बोल सकते हो बाबरनामा। देखिए बाबरनामा क्या है? तो बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की इस कृति को तुज़ुक-ए-बाबरी भी कहते हैं। तुज़ुक-ए-बाबरी, जिसको तुर्की भाषा में लिखा गया है, और यह जो है ना दोस्तों बाबर की आत्मकथा है, ठीक है? इसमें हम सभी को बाबर के बारे में जानकारियाँ मिलती है। किसमें दोस्तों? बाबरनामा में। और बाबर भी जानते हैं आप मध्यकालीन भारत के शासकों में एक आते हैं, तो ये आप बोल सकते हैं दोस्तों बाबरनामा, ठीक है? बाबरनामा एक आत्मकथा है, इसका अनुवाद जो पायनाथ ने करवाया था दोस्तों, और अब्दुल रहमान ने एक फ़ारसी भाषा में किया था और श्रीमती बेवरेज ने अंग्रेजी भाषा में किया था दोस्तों, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। तो बाबरनामा एक पहला चीज़ आप बता सकते हो बाबरनामा, ठीक है? चलिए, दूसरा आप यहाँ पे अकबरनामा भी बोल सकते हैं। बाबर के बारे में यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिखा हुआ कि बाबर जो थे वो प्राकृतिक प्रेमी था, और भारत के बारे में वो क्या बोलता है कि भारत की जलवायु का वर्णन करता हुआ कहता है कि भई भारत का जलवायु का वर्णन भी करता है, और लेकिन कहता है कि नदियाँ और पहाड़ के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो बाबर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि भारत के बारे में कहा है, तो हम सभी को बाबरनामा से यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों अकबरनामा। अकबरनामा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकबरनामा अबुल फज़ल की कृति है। दोस्तों अबुल फज़ल जो है पूछेगा एग्जाम में 1 नंबर के लिए, भाई कि अकबरनामा के रचनाकार कौन है? तो अकबरनामा के जो रचनाकार है वो अबुल फज़ल है दोस्तों, ठीक है? तो अबुल फज़ल की कृति है अकबरनामा। यह फ़ारसी भाषा में रचित, ठीक है, मुग़ल कालीन भारत की महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये बाबर, ठीक है, अकबरनामा, ठीक है? और इसके तत्कालिक परिस्थितियों के साथ-साथ मनोरंजन के साधन, रहन-सहन, वंश, ठीक है, वेशभूषा, चाहे वो खान-पान हो, चाहे धर्म हो, आदि वर्णन मिलता है। तो अकबरनामा को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो इस समय मध्यकालीन भारत के बारे में हमको जानकारियाँ मिलती है, और वहाँ के मनोरंजन के साधन हो सकते हैं, चाहे वो रहन-सहन की व्यवस्थाएँ हो सकती है, चाहे वहाँ के वंश है, चाहे वहाँ की वेशभूषा हो सकती है, वहाँ की जो खान-पान रही होगी उस समय की, वहाँ के धर्म के बारे में, इन सभी के बारे में हम सबको दोस्तों अकबरनामा से जानकारियाँ मिलती है। तो आप बहुत ही सटीक से उत्तर में आप बोल सकते हो साहित्यिक स्रोत में अकबरनामा, जो कि आप बोल सकते हो। इसके लेखक कौन है दोस्तों? अबुल फज़ल, ठीक है? इससे भी हम सभी को मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारियाँ मिलती है, क्योंकि देखिए, क्योंकि वहाँ के रहन-सहन, वहाँ के वंश, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के मनोरंजन, वहाँ के धर्म, यही तो चाहिए ना हमको। मध्यकालीन भारत के इतिहास ही तो जानना है हम लोगों को ना, तो बस वही चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, एकदम आसान है, ठीक है?
अकबर के शासनकाल के बारे में जानने हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक रचना है। अगर हम सभी को अकबर के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करना हो तो और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके प्रथम भाग में बाबर व हुमायूं के शासनकाल का वर्णन किया गया है। अकबरनामा में देखिए प्रथम भाग में जो पहला भाग है इसमें क्या किया गया है, बाबर और हुमायूं के बारे में बताया गया दोस्तों। दूसरे भाग में क्या है कि दूसरे भाग में अकबर के शासन के प्रथम, ठीक है, 46 वर्ष का वर्णन किया गया है। और दूसरे ही भाग में अकबर का शासनकाल पूरा का पूरा वर्णन है दोस्तों इसमें। और तीसरा भाग जो है, तीसरा भाग को आईन अकबरी कहा जाता है, जो अपने समय की, ठीक है, अमूल धरोहर है। तो 3 भागों में इसको बांटा गया है दोस्तों। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहला में आपको अकबर और हुमायूं के बारे में मिलेगा और दूसरा में इसका 46 वर्षों तक का जो रहा है शासनकाल वो मिलेगा। और तीसरा जिसको हम लोग आईन अकबरी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 आपका साहित्यिक स्रोत में हो गया, अकबरनामा और बाबरनामा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लेखक हैं और बहुत सारे ऐसे पुस्तकें हैं जिसके माध्यम से हम लोग को मध्यकालीन भारत की जानकारियाँ मिलती हैं। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों तारिक उल हिंद बोल सकते हैं दोस्तों। इस पुस्तक की रचना अल बरूनी द्वारा की गई दोस्तों। ठीक है, और ये चीज़ें एक एक करके याद रखिए क्योंकि एक नंबर में प्रश्न पूछेगा भाई कि अकबरनामा के रचनाकार कौन है, बाबरनामा के रचनाकार कौन है। तो बाबरनामा का तो बाबर हो गया दोस्तों, जो कि तुर्की भाषा में लिखा हुआ। अकबरनामा का हो गया अबुल फजल, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया है। फिर तारिक उल हिंद पढ़ रहे हैं तो देखिए तारिक उल हिंद के जो रचनाकार है वो अल बरूनी है दोस्तों। कौन दोस्तों, अल बरूनी। ठीक है, यह महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था और यह वह क्या है ना, अरबी और फारसी भाषा का ज्ञाता था। तो अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और ये अच्छे खासे नॉलेजायर व्यक्ति थे। इनको अरबी और फारसी भाषा अच्छा खासा आता था। ठीक है, और अपनी इस पुस्तक में उसने 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म, ठीक है, आंखों देखा सार्वजनिक वर्णन किया है। और इस पुस्तक में, ठीक है, पुस्तक के अध्ययन से तात्कालिक सामाजिक दशा का पर्याप्त ज्ञान होता है दोस्तों। ठीक है, और इस पुस्तक जो यह पुस्तक किताब उल हिंद के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो तारिक उल हिंद जिसको हम लोग किताब उल हिंद भी कहते हैं दोस्तों, तो ये आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। किताब उल हिंद जो है वही तारिक उल हिंद है, आपने पढ़ा भी होगा। और इसके जो रचनाकार है वो अल बरूनी है दोस्तों। ठीक है, अल बरूनी जब यहाँ पे आता है भारत को देखता है और उस समय की जो भी घटनाएं रही होंगी उसको अपनी पुस्तक में लिखने का प्रयास करता है दोस्तों। और इसको पढ़ने के बाद हम सभी को मध्यकालीन भारत की थोड़ा जानकारी मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ताजुल मासीर। दोस्तों ताजुल मासीर के जो रचनाकार है वो हसन निजामी है। तो दोस्तों ताजुल मासीर इसकी रचना हसन निजामी द्वारा की गई और इस पुस्तक में 1192 से आपको 1228 ईस्वी तक के भारत की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें से राजनीतिक घटना के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक जीवन का भी उल्लेख किया गया है। तो ताजुल मासीर में हम सभी को 1192 से 1228 ईस्वी तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इसमें चाहे वो आपका सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, इन सभी के बारे में हम सभी को जानकारियाँ मिलती है। और दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों का ठीक है प्रामाणिक इतिहास का पुस्तक ये पर्याप्त रूप से मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी एक आप उदाहरण बता सकते हो ताजुल मासीर, जो कि वहाँ के राजनीतिक, धार्मिक चाहे सामाजिक जीवन के बारे में जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, यह अरबी एवं फारसी दोनों ही भाषा में लिखी गई थी। ताज उल मासीर जो है, ठीक है, ये जो है ना वो फारसी और अरबी दोनों ही भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही, एक आप बोल सकते हो दोस्तों ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही। और तारिक ए फिरोज शाही के जो लेखक है वो जियाउद्दीन बरनी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक नंबर में आपको कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है भाई कि तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है, तो लेखक कौन है, तो आप बोल सकते हो दोस्तों जियाउद्दीन, ठीक है, बरनी। और युद्ध थे वह तुगलक वंश के शासक के समकालीन थे। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी। तारिक ए फिरोज शाही में बलबन के सिंहासन रोहन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन मिलता है। तो अगर हम लोग तुगलक वंश के बारे में जानना हो तो ये हमारा तारिक और फिरोज शाही में तुगलक वंश की अच्छी खासी जानकारियाँ देती है। और इस रचना में उस काल के सामाजिक, आर्थिक जीवन तथा न्याय सुधारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, तारिक ए फिरोज शाही जिसके रचनाकार है, ठीक है, जियाउद्दीन बरनी दोस्तों। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट आप बता सकते हैं दोस्तों किताब उल, ठीक है, रेहला। किताब उल रेहला क्या है दोस्तों,
इसके जो लेखक हैं, इसका लेखक ठीक है अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता है। ठीक है, तो किताब उल रिहला के जो रचनाकार हैं वो कौन है दोस्तों, इब्न बतूता, है ना, जो कि 1333 ईस्वी में वह भारत आया और 1342 ईस्वी तक यहाँ पे रहा, फिर पुनः वो अपने वहाँ चला गया। ठीक है, उसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर कार्य भी किया था। तो बहुत अच्छा खासा नाम इनका रहता है इब्न बतूता का। ठीक है, और अरबी भाषा में लिखित पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के राजनीतिक सामाजिक स्थिति के अच्छा खासा चित्रण किया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों किताब उल हिंद के बारे में, ठीक है, किताब उल रिहला के बारे में, जिसके माध्यम से हम सभी को जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसकी जानकारियाँ मिलती है। क्लियर? तो चलिए, और एक पुस्तक यहाँ पे बोल सकते हैं जिसका नाम है किताब उल यामिनी। दोस्तों किताब उल यामिनी, इसके जो रचनाकार है वह है उतबी। दोस्तों उतबी द्वारा रचित है ये, तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, किताब उल यामिनी, इसका लेखक है रचनाकार है उतबी। और इस पुस्तक में, ठीक है, सुगुप्त बिन और महमूद गजनवी के इतिहास की जानकारियाँ मिलती है, जो कि 1020 ईस्वी तक के। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एक नाम याद रख लीजिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट बोल सकते हो ठीक है, तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी ये भी इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो दोस्तों। इस पुस्तक का जो लेखक है जिसका नाम है मिहनाज उस, ठीक है, उस सिराज। तो तबकात इन, ठीक है, तबकात ए नासरी जो है इसके रचनाकार हैं मिनहास उस सिराज, और जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर 1259-60 ईस्वी तक का वर्णन मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये दो आप ये भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इसके बाद दोस्तों चंद्रबरदाई द्वारा कृत जो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो नामक रचना से पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम सभी को जानकारियाँ मिलती है, तो ये भी आप एक बोल सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित जो है हम्मीर महाकाव्य, इनसे भी हमें रंगभोर के राणा हम्मीर की जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, और इसी प्रकार इस काल में मिथिला, ठीक है, मैथिली, बंगाल, राजस्थानी तथा मराठी भाषा में भी अनेक ऐतिहासिक महत्व रचनाएं की गई है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये भी आप बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित जो पृथ्वीराज रासो है, ये एक आप बता सकते हैं, जिसमें हम लोग को पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारियाँ मिलती है। साथ ही साथ जो, ठीक है, नयन चंद्र सूरी का एक ये हम्मीर महाकाव्य, ये भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर बहुत से ऐसे मैंने आपको बता दिया जो पुस्तकें, क्योंकि आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के प्रश्न के उत्तर में बहुत ही अच्छा उत्तर मिल जाएगा, और ये एक्चुअली है भी हम सभी का। ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोत, जो कि आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो वीडियो को एक बार पुनः देख लें और बारीक से चीज़ों को उतारने का प्रयास करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, और भी आपके प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करें और बताएं कि भाई इसके बाद कौन सा चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक परीक्षाओं में जो भी आपका मध्यकालीन भारत इतिहास का अगर सिलेबस है तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आज साहित्यिक स्रोत की, इसके बाद हम लोग पुरातात्विक स्रोत करेंगे, और आगे के जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसको भी जानेंगे। फिर विश्व इतिहास का मैंने वीडियो बना दिया, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख सकते हो। मित्रों को शेयर करें, ठीक है, चैनल पर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन करते हैं, साथ ही साथ मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।